स्टेप में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमपी टेट एग्ज़ाम के लिए सब्जेक्ट के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए जिसका नाम है वायु। वायु से संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि विभिन्न एमपी टेट, यूपी टेट, रीट, सीटीईटी आदि कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमने पिछले कई ऐसे टेट एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं जिसमें वायुमंडल में जो गैसें उपस्थित होते हैं उनसे संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके बारे में भी कई प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जो वायु की विभिन्न परतें होती हैं जैसे क्षोभ मंडल, वायुमंडल, समताप मंडल, उन सभी के बारे में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आज हम वायु के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की बनी चादर से घिरी हुई है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं? जो ऐसा वातावरण जो कि चारों तरफ से वायु से घिरा हुआ है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा भी करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न होती तो शायद हम दिन के समय सूर्य की गर्मी को नहीं सहन कर पाते और रात के समय में जो ठंड होती उसे हम सहन नहीं कर पाते। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। हमारे वायुमंडल में जो गैसें होती हैं उनका कुछ संगठन होता है या प्रतिशत मात्रा होती है जिससे संपूर्ण वायुमंडल बनता है। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है, जैसे नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, लेकिन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हीलियम हो गई, ओजोन हो गई, आर्गन हो गई, हाइड्रोजन हो गई। लेकिन कुछ ऐसी गैसें होती हैं जिनका प्रतिशत मात्रा बहुत ज़्यादा होता है और कुछ ऐसे गैसें होती हैं जिनका प्रतिशत मात्रा कम होती है। जैसे जो नाइट्रोजन है उसकी प्रतिशत मात्रा जो है पृथ्वी में वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है। फिर दूसरा हमारा जो ऑक्सीजन है तो उसकी जो है दूसरे नंबर पर प्रतिशत मात्रा होती है। जो नाइट्रोजन है वह वायुमंडल में सबसे अधिक लगभग 78% पाया जाता है। जो ऑक्सीजन है वह मुख्यतः 21% है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह 0.03% है। जो आर्गन है 0.93% है और कुछ अन्य गैसें भी हैं जो कि 0.04% पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में भी पाए जाते हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी होते हैं जो कि हवा में मौजूद होते हैं। चित्र 4.1 में दिखाया गया है कि वायु के विभिन्न संगठकों की जो प्रतिशत मात्रा है वो कितने कितने होते हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस होती है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी हम साथ में ले लेते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु जो पौधे होते हैं वह अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता उन्हें बहुत अधिक। जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं उनमें से प्रमुखतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, मीथेन गैस भी होती है, लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग और जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है वह मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी पर आ करके वापस वायुमंडल में नहीं जा पाती है जिसके कारण से पृथ्वी का जो तापमान होता है वह बढ़ जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। लेकिन जब ग्रीन हाउस प्रभाव की लिमिट कम होती है तो इसके कारण हमें राहत होती है। और लेकिन अगर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है तो पृथ्वी पर रहना बहुत मुश्किल होता है। ये कैसे होता है? जो कारखाने वगैरह होते हैं तो उनसे जो गैसें हानिकारक निकलती हैं तो उनके इफ़ेक्ट के कारण भी होता है। जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव या कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, जब पृथ्वी पर उसकी मात्रा बढ़ जाती है जिसके कारण जो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं।
नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस होती है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी हम ले लेते हैं और फिर उसे बाहर निकाल लेते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर के इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इनका प्रयोग कर सकते हैं। जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है तो उसे हम डायरेक्ट जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, उनको जो दाल वाले पौधे होते हैं उनके लिए नाइट्रोजन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उनकी जड़ों में नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। दलहनी पौधों पर जो नाइट्रोजन होता है उसे पौधे जो होते हैं वो डायरेक्ट वातावरण से नहीं ले पाते हैं। वो जो पौधे होते हैं तो मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले एक जीवाणु होता है जिसको राइजोबियम जीवाणु कहते हैं। तो वो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसको ले करके उसको नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। फिर नाइट्रेट के रूप में बदली हुई जो नाइट्रोजन होती है उसका प्रयोग जो है तो दलहनी पौधे करते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने के लिए वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। जो ऑक्सीजन है तो पौधे जो होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। वही ऑक्सीजन हमारे लिए जीवन यापन या जीवन दायिनी होती है। उसी ऑक्सीजन का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं। लेकिन अगर पेड़ पौधों या वृक्षों को काट दिया जाएगा जिससे वातावरण में जो है तो ऑक्सीजन की जो संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है, जिससे हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन हमें वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो पौधों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर ही होती है, जिससे यह संतुलन लगातार बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से बिगड़ जाता है। इसीलिए हमें कोयला, खनिज तेल और ऐसी चीज़ों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़े, क्योंकि उसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित करता है। क्या आप जानते हैं कि जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर के ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और बहुत भारी होती है, इसीलिए हम इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थानों को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। क्या आप जानते हैं कि बारिश कैसे होती है? जो हमारी पृथ्वी की जो हल्की गैसें होती हैं तो वो ऊपर जाती हैं, गर्म होकर ऊपर जाती हैं, ऊपर होकर के ठंडी हो जाती हैं, ठंडी होकर संघनित होकर के वही वायु बारिश का रूप लेकर हमारे धरती पर या पृथ्वी पर बरसती है। इस प्रकार से जो जल चक्र है और वायु चक्र जो है वह लगातार होता रहता है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगला है वायुमंडल की संरचना से संबंधित प्रश्न। इस चैप्टर से यहाँ पर जो वायुमंडल की संरचना है इससे संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे हमारा वायुमंडल जो है मुख्यतः 5 परतों में विभाजित होता है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं। ये हैं जैसे क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, मध्यमंडल हो गया, वायुमंडल एवं बहिर्मंडल हो गया। जो हमारा क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल ये सबसे नीचे का भाग होता है। यह लगभग 0 से लेकर के 10 किलोमीटर के क्षेत्रफल या इसकी ऊंचाई जो होती है वह लगभग 13 किलोमीटर की होती है। दूसरा होता है समताप मंडल। समताप मंडल की जो ऊंचाई होती है लगभग 13 से 50 किलोमीटर होती है।
फिर जो तीसरा होता है मध्यमंडल, ये लगभग 80 किलोमीटर के लगभग ऊंचाई तक फैला हुआ होता है। चौथा होता है बहिर्मंडल, जो कि 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ होता है। क्षोभ मंडल, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। यह लगभग 0 से लेकर के 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं, वर्षा, कोहरा और अम्ल वर्षा इसी परत में होती है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आप याद रखिएगा कि यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जो क्षोभ मंडल है उसकी ऊंचाई कितनी है, और यह भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि जो हमारा क्षोभ मंडल है तो उसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, जैसे कि वर्षा हो गया, कोहरा हो गया, ओलावृष्टि हो गया आदि के बारे में पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो समताप मंडल से और क्षोभ मंडल से ही पूछे जाते हैं और आयन मंडल से पूछे जाते हैं। जो हमारा समताप मंडल है, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए बहुत आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। यहाँ पर जो ओजोन गैस का नाम आया है, तो ओजोन से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है पिछली टेट एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ से यह बनता है कि जो ओजोन गैस है, गैस की जो परत होती है तो वो कौन से मंडल में पाई जाती है, या समताप मंडल की जो ऊंचाई है वह कितने किलोमीटर होती है। तो जो ओजोन गैस की परत है वह समताप मंडल में पाई जाती है और इसकी ऊंचाई जो होती है वह 13 से 50 किलोमीटर या 10 से 50 किलोमीटर होती है। फिर अगला आता है मध्यमंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जो मध्यमंडल है तो उसमें टूटते हुए तारे को आप लोगों ने देखा होगा। ये जो टूटते हुए तारे होते हैं तो ये कोई तारे नहीं हैं। जो उल्कापिंड होते हैं तो जब अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं तो वो जल जाते हैं, जो कि जलते हुए हमारी आंखों तक उनकी रोशनी पहुंचती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, टूटता हुआ तारा। ये जो समताप मंडल के ठीक नीचे मध्यमंडल होता है, इसकी ऊंचाई लगभग 50 से 80 किलोमीटर तक फैली होती है। वायुमंडल, इसके बाद हमारा आता है वायुमंडल। मध्यमंडल के बाद वायुमंडल। वायुमंडल में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता, जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। वायुमंडल जो होता है उसे जैसे वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके अंतर्गत एक और मंडल आता है जिसे हम क्या कहते हैं, आयन मंडल। यह 80 से लगभग 400 किलोमीटर तक फैला होता है। यहीं पर हमने देखा है जो रेडियो संचार वगैरह होते हैं वो सब इसी में होते हैं। इस परत का उपयोग होता है रेडियो संचार के लिए। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। बहिर्मंडल, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में रहती हैं। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? ये एमपीटेट एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप सभी इसे अच्छी तरह से स्टडी करें, 1 बार, 2 बार, 3 बार। और स्टडी करने के बाद अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल दबाएं ताकि मेरा जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंच सके और आप सभी एमपीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ।